नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे पता है कि आज भी नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, बहस के गर्मा गर्म मुद्दे दिए हैं, लेकिन मैं आज आपको सुमित के बारे में बताना चाहता हूं। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि इस मुद्दे को क्यों देश की प्राथमिकता सूची में पहले नंबर पर लाना जरूरी है। सुमित उस भारत के नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या करोड़ों में है, जिन्हें सियासत और सिस्टम सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, जिनके लिए पॉलिटिक्स में आए दिन भावुक मुद्दों को गढ़ा जाता है ताकि ऐसे नौजवानों को बहकाया जा सके। क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन सुमित जैसे नौजवानों को ये सारी बातें समझ में आएंगी, उन दिन नेताओं का खेल समाप्त हो जाएगा। मगर चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई में हमेशा नेता ही जीतेंगे। उन्हें आप बदल सकते हैं, हरा नहीं सकते। इसलिए सुमित जैसे नौजवानों को हारना पड़ता है। सुमित की इस तस्वीर में जिंदगी के सपनों के लिए कितनी जगह है, उसकी बाहों में सारा संसार समा जाए। 35-40 लाख परीक्षार्थियों के बीच जो चोटी के 500 में आते हैं, उनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चयन होता है। सुमित उनमें से एक था। गिरिडीह के सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा यह छात्र 2014 में दिल्ली आया, कोचिंग की और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चुना गया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चुने जाना आसान नहीं होता, मगर ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग के इंतजार में जब 1.5 साल बीत गए, तब सुमित डिप्रेशन का शिकार होने लगा, क्योंकि चिट्ठी नहीं आ रही थी और अंत में 19 सितंबर को अपने ही कमरे में फांसी पर लटक गया, मर गया। 2016 में इसकी सिलेक्शन हो गई थी सुमित कुमार की एसएससी में, और इसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया था। इसका स्टेट भी सिलेक्शन से चेन्नई में हो गया था, ये कंफर्म हो गया था। बस ज्वाइनिंग लेटर की वेटिंग हो रही थी, जिसके बाद ये ज्वाइन करने वाला था। 2-3 महीने से ये लगातार वेट ही कर रहा था। अब लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे थे, इसके नहीं आ रहे थे, लेकिन इसका कुछ स्टेटस पता नहीं चल पा रहा था। डिप्रेशन में था, लेकिन पता नहीं था कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, क्योंकि और कोई परेशानी तो थी नहीं लड़के के साथ में। अभी तक इनका एक ग्रुप बना था जितने लोगों के सिलेक्शंस हुए थे व्हाट्सएप पे, लेकिन उस व्हाट्सएप पे ग्रुप पे किसी का नहीं हुआ था। मेरे पास एक ज्वाइनिंग लेटर आया था, मैंने अपने ब्रदर को फॉरवर्ड भी किया था कि लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, आप तुम भी एक बार चेक करवाओ, लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों से ये इसने कहा था कि अब ज्वाइनिंग आ रहा है। इसी का डिप्रेशन के कारण ये कदम उठाया। पूरा मोहल्ला बता सकता है कि ये लड़का किस टाइप का था। कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का गलत आदत इसको नहीं था। ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, कभी मेडिकल, कभी कुछ 15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। बेचारा ये गिरिडीह और दिल्ली दौड़ते दौड़ते परेशान था। हम लोग को तो सुबह पता चला, लेकिन रात को अच्छा से आया, खाया, नया टीवी लाया, अपना रूम में नया टीवी लगाया। कहीं कोई तरह का बात नहीं था, वैसा कोई तरह का डिप्रेशन का बात नहीं दिख रहा था हम लोग को। लेकिन जो जो दोस्त उससे मिला है, सबको यही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा सबको ज्वाइनिंग हो गया है, हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। वो लोग 2-3 बार सैलरी उठा भी चुका है, हमारा अभी तक नहीं हुआ है। गिरिडीह से अमरनाथ सिन्हा ने यह रिपोर्ट भेजी है। मुझे बहुत से नौजवानों के हर दिन मैसेज आते हैं, अलग अलग राज्यों से, बंगाल से लेकर केरल, केरल से लेकर पंजाब तक। अलग अलग परीक्षाओं के मैसेज आते हैं। इतने आते हैं कि मुझे चैनल पर और बाकायदा पोस्ट लिखना पड़ा कि मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है, ना ही इतने रिपोर्टर, मेरे पास ना संसाधन है, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन उस ना के बाद भी नौजवान नहीं रुकते। लगता है कि उन्हें कोई सुन तो रहा है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई भी सरकारी परीक्षा 2-3 साल से कम में पूरी नहीं होती है। ये बात हम 1 साल से कह रहे हैं, और ज्वाइनिंग होने में भी अलग से साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल सितंबर से हम प्राइम टाइम में यूनिवर्सिटी सीरीज और नौकरी सीरीज के तहत लगातार दिखाते रहे कि हमारा सिस्टम कैसे हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, धोखा दे रहा है। मैं रवीश कुमार, नौकरी सीरीज का 30वां अंक है। एक के बाद एक 30 से ज्यादा सीरीज करने के बाद हमने नौकरी सीरीज की गिनती छोड़ दी। नौकरियों पर हमारी सीरीज जारी है, जारी रहेगी। मगर इस सीरीज के दौरान एक बात समझ आ गई कि देश के कई राज्यों में सरकारी नौकरी के नाम पर युवाओं को मूर्ख बनाने की एक फैक्ट्री है, जिसका नाम है राज्य लोक सेवा चयन आयोग और लोक कर्मचारी चयन आयोग। इन आयोगों के जरिए जिस तरह से युवाओं को नौकरियों के फॉर्म निकाल कर ठगे जाते हैं, वो भयावह है। फॉर्म के भी पैसे लिए जाते हैं। लोगों की बात भले ही सरकार में बैठे लोग ना सुने, मगर लोग अपनी समस्या को देख सकेंगे। अपनी समस्याओं के दर्शक आप खुद ही बन जाइए अगर सरकार नहीं देख रही है। पुलिस प्रशासन। बिना नकल के शायद ही कोई परीक्षा होती है। कई परीक्षाओं को लेकर कोर्ट में केस होता है,
जहां धीमी गति से महीनों सुनवाई चलती रहती है और नौजवान नौकरी की आस में बर्बाद होते रहते हैं। घोटालेबाज और भ्रष्ट नेताओं के लिए अलग कोर्ट बनाने की बात हो जाती है, मगर इन परीक्षाओं में फंसे लाखों नौजवानों को मुक्ति देने के लिए अलग से कहीं कोर्ट नहीं है। साल साल मुकदमे चलते हैं। रेलवे में अलग अलग श्रेणियों में 90,000 भर्ती आई। कई साल के बाद, कई महीनों के बाद इतनी बड़ी संख्या में भर्ती निकली है, मगर उम्र सीमा घटा देने और ITI की नई शर्त जोड़ देने से छात्रों के एक बड़े वर्ग में नाराजगी फैल गई। नौकरी सीरीज के दौरान हम कुछ ही राज्यों की कुछ परीक्षाओं को दिखा सके, लेकिन नौजवानों के साथ ठगी और धोखाधड़ी का यह प्रोजेक्ट इस लेवल पर चल रहा है कि हम सबका दिखा ही नहीं सकते। प्राइम टाइम पर हिंदू मुस्लिम की दुकान बंद है। आप खोलना चाहें तो अपने घर में खोल लें। बच्चों का भविष्य वैसे ही बर्बाद हो चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताओं को हिंदू मुस्लिम टॉपिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसमें हमारा नौजवान बहका हुआ है, वरना जिस दिन वो ये खेल समझ जाएगा, नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दिन भर आगरा से हताश मायूस छात्रों के फोन आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट निकलवा दीजिए। मेरा काम यही है, क्या मैं परीक्षा आयोग हूं? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों को भी यही सजा मिले? और किस बात की सजा मिले? हम एक सिपाही का इम्तिहान नहीं करा पा रहे हैं बिना चोरी और धांधली के। महीनों सीरीज दिखाने के बाद भी इन चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं है। कई जगहों पर सीरीज के दबाव में हजारों की संख्या में नौकरियां देनी पड़ी हैं और नौजवान भी जानता है कि अगर प्राइम टाइम में लगातार महीनों कवरेज नहीं होता तो किसी की ज्वाइनिंग नहीं होती। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो केंद्र सरकार के तहत है। कम से कम इस आयोग को तो यूपीएससी की तरह काम करना चाहिए था, जिसकी विश्वसनीयता अभी भी ठीक है। तारीख से लेकर नतीजे तक और नतीजे के बाद ज्वाइनिंग तक। सुमित ने 2016 की एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दी थी। उसके परिवार वालों ने बताया, इस परीक्षा का कैलेंडर देखिए। मार्च 2016 में एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला था। पहली परीक्षा अगस्त 2016 में हुई। मेंस की परीक्षा हुई 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2016 को। फिर टायर 3 की परीक्षा हुई 19 मार्च 2017 को। फिर टायर 4 की परीक्षा हुई अप्रैल मई 2017 में। अंतिम रिजल्ट निकला 5 अगस्त 2017 को। मार्च 2016 से अगस्त 2017 आ गया। 1.5 साल बीत गए। रिजल्ट निकलने के बाद ज्वाइनिंग होने के लिए अभी भी बहुत से नौजवान इंतजार कर रहे हैं। अगस्त 2017 से 20 सितंबर 2018 आ गया। आज 13 महीने इसमें बीत गए। 2 साल से अधिक समय इसमें गुजर गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नौजवानों को कितनी हताशा निराशा होती होगी। मतलब इन आयोगों के काम नहीं करने की भी हद होती है। इन आयोगों में भी काम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, वो अलग समस्या है। गिरिडीह का सुमित अकेला नहीं है, उसके बहुत से साथी अब भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। 2016 की स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा में पास हुए एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं 13 महीने से। दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां नौकरी में चुने जाने के बाद ज्वाइनिंग के लिए 13 महीने इंतजार करने पड़ते हैं। दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां के टेलीविजन चैनलों पर 4 साल लगातार हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला है। 850 नौजवान एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए चुने गए। कुछ जोन में ज्वाइनिंग हुई है, मगर अभी भी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गोवा, भोपाल जोन में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। प्रक्रियाएं ही चल रही हैं। कब तक ज्वाइनिंग होगी किसी को पता नहीं। मुंबई जोन में तो 3-3 विभागों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। अगस्त के महीने में फिजिकल और मेडिकल की परीक्षा देकर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। 23 साल की उम्र में फॉर्म भरा था, अब 26 का हो गया हूं, एक नौजवान ने कहा। यह है भारत में सरकारी परीक्षाओं का हाल। इनकम टैक्स सहायक के लिए पास करने वाले नौजवानों की भी पूरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बहुत कम लोगों की, अब बहुतों की अभी भी बाकी है। होता यह है कि एक ही परीक्षा पास करने के बाद कुछ लोग कई महीनों से सैलरी ले रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, और उसी बैच के कई लोग सैकड़ों की संख्या में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं बिना सैलरी के, घर बैठे हैं। क्या कायदे से सरकार को रिजल्ट निकलने के दिन से सैलरी नहीं देनी चाहिए? सबको बराबर बराबर, जब सब एक ही बैच के हैं तो। एसएससी सीएचएसएल 2016 ये परीक्षाओं के नाम हैं। पोस्टल विभाग में 6500 पद थे। मुंबई सर्किल में अभी तक सभी पदों पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है।
कर्नाटक सर्किल के लोग रोज फोन कर रहे हैं। 5 सितंबर को आवंटन हुआ था मुंबई सर्किल में, मगर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा कहते हैं 2016 के जरिए 941 उम्मीदवार इनकम टैक्स विभाग के लिए चुने गए। 28 अप्रैल 2018 को रिजल्ट आया, 20 सितंबर 2018 आ गया है, बहुतों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 200 लेटर भी पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, बल्कि ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल भी होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 20 लेटर पर डे जाएंगे। अब 961 कैंडिडेट के अगर 20 लेटर पर डे जाते हैं तो कम से कम 2 महीने उसको लेटर भेजने में ही लग जाएगा, और 2 महीने बाद उनका मेडिकल होगा, और 2 महीने के बाद तक उनका ज्वाइनिंग होगी। मतलब सर अभी तक कम से कम 6 महीने लगेंगे ज्वाइनिंग कराने में। जो इनकम टैक्स है इसमें जो है कार्य बहुत ही ज्वाइनिंग का धीरे धीरे हो रहा है, और बाकी मेरे फ्रेंड्स जो है उन लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, कुछ फ्रेंड का ज्वाइनिंग होने वाला है। आसपास के जो लोग हैं वो पूछते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो मेरे पास इसके संबंध में कोई उचित जवाब नहीं होता है। जब मैं अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन करता हूं तो वहां से भी कोई उचित जवाब नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि 15 दिन में शुरू हो जाएगा, 1 महीना में LOA भेजना शुरू कर देंगे, लेकिन इससे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कभी कोई फ़ोन उठाता है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा जो लेटर है वो हेलीकॉप्टर में हमने भेज दिया है, ये कर दिया वो कर दिया है। सर हमारी फैमिली इतनी सशक्त नहीं है कि हमारा खर्चा उठा सके 4 महीने या 2 साल, क्योंकि 2016 से सर हम तैयारी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं। मेरे पापा छोटे से किसान हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मुखर्जी नगर में उन्होंने पढ़ने भेजा, जैसे तैसे पढ़ने भेजा, कैसे पढ़ने भेजा वो मैं ही जानता हूँ। सारे पैसे घर के मुझ पे लगा चुके हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाएगा, कुछ कर लेगा। अब बताइए सर, ना ही ये लोग ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ना ही कुछ बताते हैं। हर रोज हजारों की संख्या में छात्र मैसेज करते हैं कि कृपया रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को याद दिलाइए कि उन्हें 400 रुपए परीक्षा के वापस करने थे, फॉर्म भरने के, अभी तक वापस नहीं किए गए। और जो अब नई परीक्षा हो रही है ग्रुप डी की, उसकी अलग समस्याएं हैं, वो बताने लगूं तो रात बीत जाए। परीक्षा पास करने के बाद ये नौजवान अपने अपने विभागों के चक्कर लगाते हैं, जैसा कि बता रहे थे, फोन करते हैं, यही जवाब मिलता है कि 2 महीना 3 महीना आते जाते रहना, फिर कभी झुंझला के डांट दिया जाता है, फिर उसको रिकॉर्डिंग करके और दुखी रहते हैं बार बार सुन सुन के। 8-8 महीने गुजर जाते हैं, 1.5 साल गुजर जाते हैं। अब इस बैनर पर लिखा है कि 2.5 करोड़ की जान, 1400 फायर वालों के भरोसे, क्या दिल्ली जलने पर बोर्ड जागेगा? यह बैनर ज्वाइनिंग के इंतजार में संघर्ष करने वाले परीक्षा पास कर चुके नौजवानों ने बनाए हैं। दिल्ली राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का है। इस बैनर पर लिखा है भारत का सबसे कामचोर बोर्ड। इन छात्रों का कहना है कि बिना धरना के ना तो आगे की कोई परीक्षा हुई, ना रिजल्ट निकला। अभी तक इस परीक्षा के सिलसिले में ये 7 से 8 प्रकार के धरना दे चुके हैं, कोर्ट मुकदमा लड़ चुके हैं। यह कहानी दिल दहला देने वाली है। 24 साल की उम्र में जिसने ये परीक्षा दी थी वो अब 28-29 साल का होने जा रहा है। पूरे उसके अरमान बर्बाद कर दिए गए, जबकि ये परीक्षा 25 साल की उम्र में पास कर उसे ज्वाइन कर सकता था वो। अब हम आपको एक चार्ट के जरिए समझाते हैं कि कैसे ये सरकारी चयन बोर्ड, जो दिल्ली में है दूसरा, नौजवानों के साथ धोखा कर रहा है, और आपको टीवी के जरिए हिंदू मुसलमान का एजेंडा दिखाया जा रहा है। कभी कभी लगता है कि आपने भी तय कर लिया है कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, एक बढ़िया दंगाई बनाना है, तब जाकर आपको भी चैन आएगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने 803 पदों की वैकेंसी निकाली, जिसे बढ़ाकर 841 किया गया, मगर रिजल्ट निकला तो सिर्फ 554 का। करीब 300 पद गायब हो गए, कुछ पता नहीं। जनवरी 2014 में फायर ऑपरेटर के लिए फॉर्म निकला। 31 अगस्त 2014 को परीक्षा हुई, डेट याद रखिएगा। अगस्त 2014 से जून 2016, 2 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ इस परीक्षा में। उसके बाद 17 जून से 29 जून के बीच छत्रसाल स्टेडियम में इनका फिजिकल टेस्ट हुआ। 1 सितंबर 2017 से 22 सितंबर तक इनकी ड्राइविंग की परीक्षा हुई। 16 नवंबर 2017 को रिजल्ट आया, नोटबंदी के 8 दिन बाद। 16 नवंबर 2017 को एक मामला कोर्ट में चला गया, और रिजल्ट के बाद भी गतिविधि रुक गई उसकी। लेकिन कोर्ट से भी आदेश आ गया कि रिजल्ट सही है, जो छात्र हैं उनका पक्ष सही है। सितंबर में आदेश आया, जो रिजल्ट निकला है सही। अब जाकर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 350 नौजवानों का डोजियर, मतलब उनका सारा डॉक्यूमेंट, दिल्ली फायर सर्विस को भेजा है। अभी भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो उसकी जांच हो रही है।
बाकी 197 छात्रों के अभी तक भी नहीं भेजे गए जिन्होंने हाल ही में धरना दिया था। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते में भेज देंगे। 2014 से 2018 आ गया, 4 साल। परीक्षा देने से लेकर रिजल्ट निकलने तक मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके भीतर हिंदू मुस्लिम के नाम पर सनकने की कितनी भूख है। 4 साल तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसलिए आपको लग सकता है कि यह स्टोरी बोरिंग है, मगर इनकी जिंदगी में झांक कर देखिए इनका दम कैसे घुट रहा है। 14 सितंबर के प्राइम टाइम में हमने इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक परीक्षा में पास हुए नौजवानों की व्यथा दिखाई थी। फरवरी 2018 में रिजल्ट आ गया, मगर 7 महीने हो गए ज्वाइनिंग नहीं हुई है इनकी। 500 से अधिक नौजवान मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेना का विभाग है, उसका ये हाल है, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। वैसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अति भावुकता और क्रोध में सुनाई देते हुए कहते हुए सुनाई देते हैं कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये खाली पद भी देश की सुरक्षा से समझौता ही है। CGL 2017 पे स्टे लग चुका है, CHSL 2017 पे स्टे लग चुका है, 2016 वाला जो एग्जाम क्लियर करा था उसकी कोई जॉब की पता नहीं सर, कब तक ज्वाइनिंग देंगे, कब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे। मैं 27 कंप्लीट हो चुका हूँ, तो अब आगे मैं कोई फॉर्म CHSL तो मैं फिल नहीं कर सकता हूँ आगे। लेकिन जो हुआ है उसमें तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बट ये लोग 1 साल वेट करने के रहे सर। 3 साल पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं प्रिपरेशन में और सब में, अब 1 साल और वेट करना बहुत मुश्किल है सर। अब 27 एज हो चुकी है, हम लोग कितना घर पे कितना बैठेंगे सर। जो मैं सर प्राइवेट जॉब कर रहा था पहले कॉर्पोरेट में, वो छोड़ के मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। उसके बाद ये जॉब मिली है, ये भी नहीं मिल रही है, तो सर घर वाले एकदम ही डिसअपॉइंटेड है। उनको भी बस वेट है जल्दी से ज्वाइनिंग हो, कहीं सेटल हो। जो इंसान सर गरीब है, उसके घर का किराया नहीं हो पा रहा पूरा, तो वो तो सर इसी के भरोसे ही बैठा है कि 20,000 रुपये घर में आएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। पिताजी का काम नहीं चल रहा, किसी का कुछ काम नहीं चल रहा, घर में आटा लाने के पैसे नहीं है, तो 20,000 रुपये आएंगे तभी तो घर का खर्चा चलेगा। अब ये ज्वाइनिंग 1 साल बाद देंगे, बहुत तब लोग तक तो कहाँ से शक करने लगे होंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। सर बोलते हैं कि सर झूठ बोलते हैं बच्चे की, कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ इनका। घर वाले भी सोचते हैं कि ये पागल ही बना रहे हैं, कि मैनिपुलेट कर रहे हैं बच्चों को। तो घर वाले ही पूछने लग गए कि सर सच में एग्जाम क्लियर भी हुआ है या नहीं हुआ है। घर वाले ये चीज़ पूछने लग गए हैं कि तुम्हारा सच में ज्वाइन करना है तुम्हें, या तुम्हारा लिस्ट में नाम आया है, या तुम्हें सच में जॉब मिली है। अब तो घर वाले भी ये पूछने लग गए हैं सर। 14 सितंबर के प्राइम टाइम में चलने के बाद भी 20 सितंबर तक इनके मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह तड़पा कर नौजवानों को इंतजार कराया, जबकि वो रिजल्ट पास कर चुके हैं। 30-30 लाख के बच्चों में से ये जो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें से आए, तो सोचिए कितने प्रतिभाशाली होंगे। देश की रक्षा मंत्री जब इन्होंने ट्वीट करना शुरू किया तो निर्मला सीतारमण जी ने भी ट्वीट किया जवाबी कि इस मामले को देखते हैं, पता करते हैं। 6 दिन गुजर गए, इस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इनकी ज्वाइनिंग कब होगी कोई नहीं जानता है। राज्यों के भर्ती आयोगों में एक से एक घोटाले होते रहते हैं, मगर मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला सबसे क्रूर था। 2013 में यह मामला सामने आया और उसी साल पहली गिरफ्तारी हुई थी। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CBI के पास पहुंचा मामला, लेकिन अब कुल मिलाकर 5 साल का वक्त बीतने जा रहा है, मुकदमा अंजाम पर नहीं पहुंचा है। व्यापम घोटाला मेडिकल परीक्षा में पैसे लेकर छात्रों को पास कराने का मामला था। चार्जशीट में कई अधिकारियों के नाम हैं, मुख्यमंत्री के भी नाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 27,000 पन्नों का रिकॉर्ड पेश किया है। 22 सितंबर को अभिषेक मनु सिंघवी, P चिदंबरम, कपिल सिब्बल इस मामले में पैरवी करने के लिए भोपाल जा रहे हैं। खुलेआम पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई, एडमिशन दिए गए और 3,500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारी की गई। एक अजीब सी बात है कि जिन्होंने मजबूरी में पैसा देकर अपना काम कराया उन पर केस बनाया गया, जबकि उनको सरकारी गवाह बनाना चाहिए था, सारी पोल खुल जाती। लेकिन बड़े लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जिन्होंने पैसा दिया उनको गिरफ्तार किया, और आज पैसा लेने वाले और जिन लोगों ने इस पूरे घोटाले को मूर्त रूप दिया वो बाहर घूम रहे हैं। मेरी शिकायत CBI के इन्वेस्टिगेशन और STF के इन्वेस्टिगेशन से है, जिसमें कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट आने के पहले ही CBI ने लिख के दे दिया कि हमने जो प्रमाण दिए थे वो सही नहीं है। ये पूरे तरीके से बड़े लोगों को बचाने का ये प्रयास था। इसको हम उजागर करेंगे
और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह प्रशांत पांडे की याचिका एक बार वो अलग मामले की याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो चुकी है। व्यापम का जो हाल है वही कई परीक्षाओं और आयोगों का है, केस ही चलता रह जाता है। आज का जो एपिसोड है वो गिरिडीह के सुमित को समर्पित है। काश वो थोड़ा और इंतजार कर लेता। सुमित जैसे लाखों नौजवान इस खबर से दुखी हैं। वो ट्विटर पर प्रधानमंत्री से लेकर भांति भांति के मंत्रियों को टैग कर ट्वीट कर रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है। एक परीक्षा में कुछ हो जाता है, 10 परीक्षाएं अटक जाती हैं। हर सरकार के कायदे से हर सरकार के श्रम मंत्री को हर महीने एक रिपोर्ट देनी चाहिए। कितनी वैकेंसी निकली, कितनी परीक्षाओं के रिजल्ट निकलने वाले हैं, कब निकलेंगे, ज्वाइनिंग कब होगी, इसका स्टेटस रिपोर्ट हर महीने आना चाहिए ताकि नौजवानों के साथ ये धोखाधड़ी बंद हो, ताकि फिर किसी सुमित को खुदकुशी ना करनी पड़े। यूपी के शिक्षा मित्रों पर हमने प्राइम टाइम किया था, आपको याद दिला दें। उन्होंने बताया था कि उनकी जब नौकरी गई तो कई 100 खुदकुशी शिक्षा मित्र खुदकुशी, तनाव और अवसाद, हृदयाघात से मर गए, मगर इस मामले में भी कुछ नहीं हुआ।